नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम एक बार फिर से बात करने वाले हैं भारत की विदेश नीति के एक और प्रमुख आयाम के बारे में। भारत की विदेश नीति के मुख्य उद्देश्य और सिद्धांत। आज का वीडियो बीए, एमए के बच्चों के साथ साथ ये जो बच्चे नेट का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी काफ़ी उपयोगी है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ डॉक्टर दीपमाला। तो आइए अब हम बात करते हैं अपने मुख्य विषय पर, भारत की विदेश नीति के मुख्य उद्देश्य और सिद्धांत। तो देखिए, मूल रूप से जब हम इस बात करेंगे इस वीडियो में, तो मूल रूप से हम दो विषयों की चर्चा करेंगे: भारत की विदेश नीति के उद्देश्य और भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत। तो ये जो आज की परिचर्चा है, इसे हम दो भागों में बांटकर करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे भारत की विदेश नीति के प्रमुख उद्देश्यों की, कि भारत की विदेश नीति के आखिर उद्देश्य क्या हैं। अगर उद्देश्य आपके मस्तिष्क में स्पष्ट हो जाएंगे तो जो भारत की विदेश नीति के सिद्धांत हैं या भारत की विदेश नीति का जो क्रियात्मक पक्ष है वो भी आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो भारत की विदेश नीति के जब हम उद्देश्यों की बात करते हैं तो सबसे पहला उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना और उसे संवर्धित करने का प्रयास करना। तो जब भारत की विदेश नीति आप देखते हैं तो उसका एक मौलिक उद्देश्य ही है कि वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखे। भारत जब आज़ाद हुआ था, आप सब लोग जानते हैं, तो एक भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि वो तीव्र गति से अपना विकास कैसे करे। या विश्व के जो अन्य देश हैं वो भी अगर विकास करना चाहते हैं तो उनके लिए एक आवश्यक शर्त है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और व्यवस्था बनी रहे, सुरक्षा बनी रहे, ताकि सभी राष्ट्र बहुत ही आसानी से प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हो सके। तो भारत की विदेश नीति को जब आप देखते हैं तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के प्रति भारत का कमिटमेंट आपको नज़र आता है। भारत न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना चाहता है बल्कि उसको लगातार बढ़ाने का, उसको और ज़्यादा मजबूत करने का भी प्रयास करता है। दूसरा जो भारत की विदेश नीति का उद्देश्य है वो है अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण तरीके से हल करना। कोई भी विवाद हो, चाहे जम्मू कश्मीर की समस्या हो, अरब इसराइल का प्रश्न हो, अफ़गानिस्तान संकट हो, खाड़ी संकट हो, कोई भी विश्व की समस्या हो, वो चाहे भारत से संबंधित हो या किसी अन्य देश से संबंधित हो, भारत हमेशा इस बात का पक्षधर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों का जो हल है वो शांतिपूर्ण तरीके से निकाला जाना चाहिए, मध्यस्थता के माध्यम से निकाला जाना चाहिए, या फिर जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ है, यहाँ पर बातचीत के माध्यम से विवादों का हल निकाला जाना चाहिए। तो भारतीय विदेश नीति के जो दो प्रमुख उद्देश्य हैं उसमें पहला है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना और उसे बढ़ाना, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करना। जो अगला नेक्स्ट है इसी में देखेंगे तो है जातीय भेदभाव और साम्राज्यवाद का प्रबल विरोध। ठीक है, तो ये भी भारत की विदेश नीति का उद्देश्य है कि वो किसी भी तरीके के जातीय भेदभाव को स्वीकार नहीं करेगी। और साम्राज्यवाद की, जो आपको पता है कि भारत लंबे समय तक ब्रिटेन का उपनिवेश रहा, भारत में साम्राज्यवादी शासन रहा, तो भारत बहुत अच्छे तरीके से साम्राज्यवाद में जो समस्याएं होती हैं उससे परिचित रहा है। इसलिए भारत की विदेश नीति में किसी भी किस्म के जातीय भेदभाव के लिए स्थान नहीं है। वो किसी भी तरीके के जातीय भेदभाव का समर्थन नहीं करता है। अमेरिका है और या अन्य कई यूरोपीय देश हैं जहाँ पर एशियाई या अफ्रीकी मूल के लोगों के साथ भेदभाव की भावना बरती जाती है, भारत उसका भी विरोध करता है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार चार्टर को भी स्वीकार किया है, उस पर हस्ताक्षर किए हैं और
जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मानवाधिकार चार्टर है वो जातीय भेदभाव और साम्राज्यवाद का विरोध करता है। इसके आगे अगर हम देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना भी भारत की विदेश नीति का एक उद्देश्य है। भारत की विदेश नीति में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो विभिन्न संगठन हैं, चाहे आप संयुक्त राष्ट्र संघ ले लें या विश्व स्वास्थ्य संगठन ले लें या मुद्रा कोष ले लें या कृषि संगठन ले लें, इन सब के साथ भारत जो है वो सहयोग की नीति अपनाता है। और इसके पीछे एक बड़ा कारण ये है कि सामरिक सुरक्षा के साथ साथ जो सामाजिक और आर्थिक पक्ष है उसको सुदृढ़ करने में इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से काफ़ी सहयोग मिलता है। आपको ये सब इसकी जानकारी होगी कि यूनिसेफ जो है वो भारत के बहुत सारे राज्यों में अपनी सेवाएं दे रहा है, जिसके माध्यम से जो बच्चे हैं उन पर काम हो रहा है, उनसे संबंधित जो विषय हैं उन पर काम हो रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ जो सहयोग की भावना है वो भी भारतीय विदेश नीति का एक उद्देश्य है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो निशस्त्रीकरण का समर्थन यानी कि डिसआर्मामेंट की बात भारत की विदेश नीति में आपको बहुत प्रबलता के साथ दिखाई देगी। भारत जो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति का समर्थक है और भारत ये भी चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति बढ़नी चाहिए और हिंसा का जो है वो स्थान नहीं होना चाहिए या कम से कम होना चाहिए। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हथियारों की दौड़ से किसी तरीके से बचा जाए, चाहे प्रथम विश्व युद्ध हो या द्वितीय विश्व युद्ध हो। इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये था कि जो हथियारों की अंधाधुंध दौड़ थी उसकी वजह से भी काफ़ी समस्या पैदा हो गई थी। तो भारत विश्व शांति की स्थापना के लिए निशस्त्रीकरण को आवश्यक मानता है और हथियारों की जब होड़ रुकने से आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना आसान होगा, भारत ऐसा भी मानता है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप देखें तो भारत ने CTBT पर 1993 में हस्ताक्षर नहीं किए थे, क्योंकि भारत निशस्त्रीकरण की दिशा में सार्वभौम कार्यक्रम का समर्थक है। सार्वभौम कार्यक्रम का मतलब ये है कि वो निशस्त्रीकरण का कोई एक ऐसा फॉर्मूला हमारे सामने आ जाए जो सभी के लिए समान हो। अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी निशस्त्रीकरण की दिशा में प्रयास होते हैं, सम्मेलन होते हैं, तो वहाँ पर जो विकसित देश हैं वो अपनी सैन्य क्षमता को, हथियारों की क्षमता को घटाने में रुचि नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर एक अगर आप देखें तो भारतीय विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य निशस्त्रीकरण का यानी कि डिसआर्मामेंट का समर्थन करना है। भारत हथियारों की होड़ का समर्थन नहीं करता है। इसके साथ अगर आप देखें तो सैन्य गुटबंदियों का असमर्थन। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये देखा गया, जब शीत युद्ध का दौर चला तो बहुत सारी सैन्य संधियां हुई और उसकी वजह से सैन्य गुटों का निर्माण हुआ, जिसमें सीटो है, नाटो है, वार्सा पैक्ट है। और ये सैन्य संगठन की वजह से हमेशा जो अंतर्राष्ट्रीय शांति है उसको गंभीर खतरे पैदा होते रहते हैं, उसकी आशंका बनी रहती है। इसलिए भारत किसी भी जो सैन्य गुटबंदी है उसका समर्थन नहीं करता है। इसके बाद अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि जो भारत है वो गुट निरपेक्षता और पंचशील के सिद्धांतों का समर्थक है। गुट निरपेक्षता की नीति क्या है, इसे जब हम अभी सिद्धांतों की चर्चा करेंगे तो और विस्तार से मैं इन्हें आपको बताऊंगी। बेसिकली जो शीत युद्ध के समय जो विश्व था वो दो भागों में बट गया था और दोनों ही गुटों में एक तरफ सोवियत संघ था और एक तरफ अमेरिका था। तो दोनों ही सैन्य शक्तियां आपस में रस्साकसी कर रही थी और इसकी वजह से बहुत तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई थी। तो भारत उसी समय आज़ाद हुआ था और उसने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया, पंचशील के सिद्धांतों को अपनी विदेश नीति में सम्मिलित किया, ताकि इन दोनों सिद्धांतों का उद्देश्य भारत तथा नव स्वतंत्र राज्यों को महाशक्तियों की गुटबाजी से बचाकर विश्व में मैत्री व शांति की स्थापना करना था। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो अफ्रो एशियन एकता में भी भारत यकीन करता है। भारत एशिया और मूलतः दक्षिण एशिया में अवस्थित है और कई अफ्रीकी देशों को भारत के साथ साथ ही साम्राज्यवाद से मुक्ति मिली। भारत अफ्रीका और एशियाई देशों की एकता का समर्थक रहा है। जो सार्क है, हिंद महासागर में
के रेफरेंस में अगर आप देखें तो रिम जैसे संगठनों की सदस्यता भारत ने ली हुई है। तो अफ्रो एशियन जो एकता है उसमें भी उसका विश्वास है। इसके अलावा भारत अभी भी राष्ट्रमंडल का सदस्य है, जो कि उसके राष्ट्रीय हित के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब राष्ट्रमंडल जो है वो काफ़ी हद तक अगर देखा जाए तो वो जो पराधीन देशों का संगठन ना होकर उसमें एक नई तरीके की चेतना का विकास हुआ है। तो अपने राष्ट्रीय हितों को बनाए रखने के लिए भारत राष्ट्रमंडल में अभी भी शामिल है और उसका थोड़ा समर्थन भी करता है। इसके साथ साथ अगर आप देखें कि भारत की विदेश नीति का क्या उद्देश्य है, तो भारत जो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है उसमें भी सुधार का समर्थक है और नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का वो समर्थन करता है। भारत का उद्देश्य एक न्यायपूर्ण आर्थिक व्यवस्था का निर्माण करना है। भारत का मानना है कि जो वर्तमान विश्व में जो आर्थिक संबंध हैं वो भेदभावपूर्ण हैं। तो यहाँ पर जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं एक देश के दूसरे के साथ वो इक्वल होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर अभी जो सिनेरियो दिखाई देता है वो काफ़ी हद तक महाशक्तियों के हित में है। तो भारत भेदभावपूर्ण आर्थिक संबंधों के स्थान पर न्यायपूर्ण आर्थिक व्यवस्था की मांग करता है। तो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का समर्थन भी भारत करता है। अगर हम सिद्धांतों की बात करें कि भारत की विदेश नीति किन सिद्धांतों पर आधारित है, तो मुख्य रूप से ये आपको 6 सिद्धांत आपको देखने को मिलेंगे। गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत है, पंचशील और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सिद्धांत है, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, रंग भेद, नस्ल भेद का भी विरोध है, विश्व संगठनों में आस्था का सिद्धांत है, बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, हम जिसे गुजराल सिद्धांत के रूप में जानते हैं, और यथार्थवाद व राष्ट्रीय हितों के समर्थन का भी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आइए हम सबसे पहले चर्चा करते हैं कि गुट निरपेक्षता के सिद्धांत के ऊपर। तो गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है, यानी कि गुट निरपेक्षता यानी कि गुटों से निरपेक्ष रहना। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि किन गुटों से निरपेक्ष रहने की बात यहाँ पर हो रही है। तो आप सबको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो विश्व था वो 2 भागों में विभाजित हो गया था। एक गुट जो था जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था और जिसे आप पूंजीवादी गुट भी कह सकते हैं, और एक गुट का जो समर्थन जो नेतृत्व कर रहा था वो साम्यवादी रूस कर रहा था। और इन दोनों गुटों के बीच में अपने शक्ति के विस्तार को लेकर और बहुत सारी चीज़ों को लेकर तनाव था। तो ये जो पूरा विश्व 2 गुटों में बट गया था। तो ऐसे में भारत जैसे नव स्वतंत्र देश जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आज़ाद हुए थे, उनके लिए बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया था कि अब इस स्थिति में वो क्या करें। तो पहला ये माना जाता है कि भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया, और गुट निरपेक्षता का अर्थ था गुटों से पृथक रहना। ना वो अमेरिका के खेमे में शामिल हुआ, ना वो सोवियत संघ के खेमे में शामिल हुआ। तो शीत युद्ध में भाग ना लेना भी एक इसका अर्थ है के संदर्भ में भी देखा जा सकता है कि शीत युद्ध में भारत किसी भी तरीके से नहीं फंसना चाहता था। लेकिन कई विद्वान ये मानते हैं कि ये जो है वो कोई तटस्थता की नीति नहीं थी कि भारत का अपना कोई ओपिनियन ही नहीं होगा। गुट निरपेक्षता की नीति का अर्थ था कि अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर गुण दोष के आधार पर निर्णय लेना। यानी कि गुट निरपेक्षता का मतलब ये नहीं है कि भारत ने कह दिया कि वो अमेरिका का भी के खेमे में भी नहीं जाएगा, तो सोवियत संघ के खेमे में भी नहीं जाएगा, तो वो पूरी तरीके से न्यूट्रल हो गया होगा या तटस्थ हो गया होगा। ऐसा नहीं है। भारत ने गुट निरपेक्षता का मतलब तटस्थता या अक्रियता नहीं है, निष्क्रियता नहीं है। भारत ने जो स्ट्रेटेजी गुट निरपेक्षता के माध्यम से अपनाई वो ये थी कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं हैं उनके वो दोनों पक्षों पर विचार करेगा और उसके राष्ट्रीय हित के जो अनुकूल होगा वो निर्णय लेगा। फिर इसका एक जो 5वां बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है वो है कि राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए विरोधी गुटों में
संतुलन बनाए रखना। गुटनिरपेक्षता की नीति का ये एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम है कि जो दो विरोधी गुट थे, भारत ने उनके बीच में एक संतुलनकर्ता की भूमिका निभाई। भारत ने जो अमेरिका के जो एक्ट्स, जो जस्टिफाइड एक्ट थे, उनका भी समर्थन किया, जो सोवियत संघ के थे उनका भी उसने समर्थन किया। तो एक तरीके से तनाव में बहुत ज़्यादा कमी आई गुटनिरपेक्ष आंदोलन के कारण, क्योंकि एक संतुलनकर्ता की भूमिका में भारत उभर कर सामने आया। तो गुटनिरपेक्षता की नीति का अर्थ गुटों से पृथक रहना भी है, शीत युद्ध में भाग ना लेना भी है, क्योंकि वो भारत के राष्ट्रीय हित में नहीं था। लेकिन गुटनिरपेक्षता की नीति को आप पूरी तरीके से निष्क्रियता की नीति नहीं कह सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे हम बात करते हैं पंचशील तथा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सिद्धांत। तो जो पंचशील के सिद्धांत जो थे वो 1954 में भारत की विदेश नीति में शामिल हुए और भारत की विदेश नीति को एक महत्वपूर्ण दिशा दी। तो ये पंचशील के सिद्धांत क्या थे? तो 5 शील यानी कि आचरण के 5 सिद्धांत। तो आचरण के 5 सिद्धांत क्या थे? पहला, एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और सर्वोच्चता के लिए पारस्परिक सम्मान की भावना, यानी कि एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता, यानी कि एक दूसरे की सॉवरेनिटी, जो सर्वोच्च सत्ता है, उसका सम्मान करेंगे, किसी भी देश को तोड़ने का काम नहीं करेंगे, एक दूसरे के प्रति परस्पर सम्मान का भाव रखें, अनाक्रमण, एक दूसरे पर आक्रमण ना करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना, और साथ में समानता व पारस्परिक लाभ को सुनिश्चित करना व शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना से काम करना, यानी कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस, यानी कि हम खुद भी शांति से रहेंगे और दूसरों के लिए भी शांतिपूर्ण स्थितियों में रहने देंगे। ठीक है, तो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना भी इसमें महत्वपूर्ण सिद्धांत में से एक थी, जिसे हम पंचशील का सिद्धांत कहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पंचशील सिद्धांतों का प्रतिपादन सर्वप्रथम 29 अप्रैल 1954 को तिब्बत के संदर्भ में भारत और चीन के बीच हुए एक समझौते में किया गया था। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग का एरर हो गया, इसे आप 1954 देखिएगा। फिर इसके बाद 14 दिसंबर 1959 में 1959 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी पंचशील के सिद्धांतों को अपना लिया था। लेकिन ये माना जाता है कि जब चाइना के साथ भारत का युद्ध हुआ तो ये माना जाने लगा कि पंचशील का जो सिद्धांत है वो असफल हो गया। लेकिन अगर आप देखें, अगर एक संतुलनकारी दृष्टि से आप देखें, तो पंचशील का सिद्धांत आज भी महत्वपूर्ण बना हुआ है। अब हम इसके बाद अगर देखेंगे तो हम देखते हैं उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और रंगभेद के विरुद्ध का सिद्धांत। मैंने आपको पहले भी बताया कि भारत लंबे समय तक उपनिवेशवाद और रंगभेद का दंश उसने झेला, इसलिए भारत ने एशिया और अफ्रीका के देशों की स्वतंत्रता के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भारत आज़ाद हुआ, इसके बाद जो और बहुत सारे देश थे एशिया और अफ्रीका के, उनकी आज़ादी के लिए मांग को उन्होंने उठाया। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका में आप देख सकते हैं जो रंगभेद की नीति थी, उसके विरुद्ध भी भारत ने आवाज़ उठाई। फिर अगर आप देखें तो भारत ने एक और इसका जो महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि भारत ने परंपरागत साम्राज्यवाद का ही विरोध नहीं किया, बल्कि जो आर्थिक साम्राज्यवाद या नव साम्राज्यवाद है उसका भी विरोध उसने सैद्धांतिक रूप में किया है, कि जो नव साम्राज्यवाद को या आर्थिक साम्राज्यवाद जो है वो क्या है कि जो पूंजीपति देश हैं वो जो गरीब देश हैं उनके संसाधनों पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। तो इसका जो ये साम्राज्यवाद का जो एक नया स्वरूप सामने आया है आर्थिक साम्राज्यवाद के रूप में, भारत उसका भी सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप से भी काफ़ी हद तक विरोध करता है। भारत एशियाई और अफ्रीकी मूल के लोगों के साथ यूरोपीय देशों में होने वाले रंगभेद का जोरदार विरोध करता है, क्योंकि एशिया और अफ्रीका के आपने बहुत सारी घटनाएं ऐसी देखी होंगी जहां पर एशिया और अफ्रीका के अफ्रीकी मूल के लोगों के साथ काफ़ी अत्याचार होता है, सिर्फ कलर डिस्पैरिटी, कलर के आधार पर, रंग के आधार पर।
इसके बाद अगर आप देखें तो सिद्धांत में भारत की विदेश नीति का एक अन्य सिद्धांत आता है विश्व संगठन में आस्था का सिद्धांत। मैंने आपको पहले भी बताया कि उद्देश्य में भी आपने इसको देखा कि भारत वैश्विक शांति का समर्थक हमेशा से रहा है, इसलिए भारत ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के महत्व को स्वीकार किया है। भारत का संविधान है उसमें नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति और क्षेत्र की उन्नति, राष्ट्रों के मध्य न्यायपूर्ण संबंधों को बनाए रखने तथा आपसी विवादों को मध्यस्थता व पंच निर्णय द्वारा निपटाने के लिए सदा प्रयत्नशील रहेगा। इसके साथ आप देखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के सदस्य तथा सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण हल निकालने की दिशा में परस्पर सहयोग किया है। तो विश्व संगठनों में भी भारत की आस्था है और ये एक सिद्धांत के रूप में भी स्थापित है। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो कई बार इसको अलग से भी पूछ लिया जाता है वो है गुजराल सिद्धांत। तो भारत की विदेश नीति में गुजराल सिद्धांत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है और इसका प्रतिपादन किसने किया था? भारत के 12वें प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल जी ने किया था। और ये सिद्धांत मुख्य रूप से पड़ोसी देशों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंधों को बनाए रखने के संदर्भ में किया गया था। तो इस सिद्धांत की जो प्रमुख बातें हैं वो क्या है? पहला है कि विवादों को आपसी बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए। ठीक है, तो पड़ोसी देशों के संदर्भ में क्या इसका पहला गुजरात सिद्धांत का क्या मानना है कि विवादों को आपसी बातचीत से सुलझाना जाना चाहिए। सेकंड है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश होने के नाते अपने छोटे पड़ोसी देशों को एक तरफा रियायत देना। भारत दक्षिण एशिया में देखा जाए तो भारत क्षेत्रफल के आधार में भी, जनसंख्या के आधार में भी काफ़ी बड़ा देश है बरक्स अपने साथी पड़ोसी देशों के। तो ये एक नीति अपनाई गई गुजराल सिद्धांत में कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश होने के वजह से भारत को अपने पड़ोसी देशों को एक तरफ रियायतें देनी चाहिए और एक बड़े भाई की भूमिका निभानी चाहिए। इसके साथ साथ प्राकृतिक, आर्थिक और राजनीतिक संकट उत्पन्न हो जाने की सूरत में उसे सुलझाने में मदद करना चाहिए। आप देखते होंगे कोई भी प्राकृतिक आपदा है जो नेपाल, भूटान और इस कहीं पर भी आती है तो भारत सक्रिय रूप से सहयोग के लिए अग्रसर होता है। इसके साथ अगर आप देखेंगे किसी भी देश को एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये आपने पंचशील के सिद्धांत में भी देखा था। इसके बाद है एक दूसरे की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करना, यानी कि कोई भी देश है उसकी जो संप्रभुता है, उसकी जो सर्वोच्च शक्ति है उसे डिस्टर्ब नहीं करना है और जो अखंडता है, वो जो एक सूत्र में बंधा हुआ है पूरा देश, उसे तोड़ने का प्रयास नहीं करना है। इसके बाद जो छठा पॉइंट है कि दक्षिण एशिया का कोई भी देश दूसरे देश के खिलाफ देश विरोधी गतिविधियां नहीं चलाएगा। इस संदर्भ में आप देख सकते हैं कि भारत कई बार पाकिस्तान से ये कहता है कि वो अपनी भूमि पर आतंकवादी संगठनों को प्रश्रय देता है, जिसकी वजह से वो भारत के लिए संकट पैदा करते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखकर ये जो गुजरात सिद्धांत है इसमें एक सिद्धांत ये भी रखा गया कि दक्षिण एशिया का कोई भी देश एक दूसरे के खिलाफ देश विरोधी गतिविधियों को नहीं चलाएगा। ठीक है, तो ये है। फिर इसके बाद आदर्शवाद व यथार्थवाद के मध्य संतुलन, यहाँ पर ये सिद्धांत भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जब भी आप विदेश नीति को देखते हैं तो आदर्शवाद नैतिक आचरण पर बल देता है और भारत की विदेश नीति में आप देखें तो आपको आदर्शवाद और यथार्थवाद दोनों के तत्व नज़र आएंगे। भारत की विदेश नीति में आपको शांति, अहिंसा और बंधुत्व जैसे आदर्शों को भी देखने का मौका मिलेगा। पंचशील और गुजरात सिद्धांत आपके सामने उदाहरण के रूप में है ही, लेकिन भारत की विदेश नीति सिर्फ कोरे आदर्शवाद पर आधारित नहीं है। भारत की विदेश नीति में यथार्थवाद का सम्मिश्रण आपको देखने को मिलता है। भारत विश्व शांति जैसे उच्च आदर्शों के प्रति आस्था रखते हुए भी अपने राष्ट्रीय हितों से कभी समझौता नहीं करता है
और हथियारों की होड़ का समर्थक ना होते हुए भी अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए भारत किसी भी तरीके की संधि से बाहर रहा है। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो शीत युद्ध का समय भी आप देख सकते हैं। शीत युद्ध में के समय भी अपने राष्ट्रीय हितों को प्रोटेक्ट करने के लिए भारत किसी भी गुट में यद्यपि शामिल नहीं हुआ, लेकिन समय समय पर अपने विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसे जो सहयोग महाशक्तियों से लेना चाहिए था वो उसने प्राप्त किया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भारत की विदेश नीति के प्रमुख उद्देश्य और सिद्धांत किस तरीके से काम करते हैं। जो उद्देश्य हैं भारत की विदेश नीति के, यानी कि भारत अपनी विदेश नीति के माध्यम से जो हासिल करना चाहता है उसी से मिलते जुलते उसके सिद्धांत हैं, क्योंकि वही फाउंडेशन है। क्योंकि आप कोई भी नीति जब बनाते हैं तो उसके लिए एक वैचारिक धरातल की ज़रूरत होती है। तो भारत की विदेश नीति इन प्रमुख आदर्शों और सिद्धांतों पर आधारित है। मुझे उम्मीद है कि ये इस विषय पर आपने पूरा वीडियो देखा होगा और आपको ये सामग्री बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा लोगों के साथ, सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दें ताकि इस और भी विषयों पर जो समय समय पर वीडियोज़ आते रहते हैं वो आप लोगों को मिलते रहें। तो और अगर आपको इससे संबंधित कोई प्रश्न करना हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताएं। धन्यवाद।